हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं ज़ुबैदा लिया। देश में त्योहारों का मौसम आने वाला है। कोरोना काल में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोगों को इस त्योहारी सीजन में कोरोना से आगाह किया और सावधान रहने के लिए कहा। लेकिन उत्तर भारत के लोगों की परेशानी सिर्फ कोरोना नहीं है, ये आप भी जानते हैं, बल्कि त्योहारी सीजन में उनकी एक और बड़ी समस्या है और उसका नाम है वायु प्रदूषण। क्योंकि बस कुछ दिनों के बाद दिल्ली एनसीआर के आसमान में सफेद रंग का एक जहरीला धुआं छाने वाला है। हर साल की तरह लोगों ने अपनी सारी उम्मीदें सिस्टम से लगा दी है, लेकिन इस बार भी उन्हें निराशा ही हाथ लगने वाली है, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि सिस्टम भी अभी जागा है। थोड़ी बहुत कोशिशें हो रही है, लेकिन ये कोशिशें पूरी तरह से बेकार साबित होने वाली है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने पराली जलानी बंद नहीं की है। जैसे जैसे धान की फसल तैयार होगी, ये पराली और जलेगी, पराली से धुआं उठेगा, मौसम ठंडा होगा, हवा दिल्ली की तरफ बहेगी, तो ये जो धुआं है वो आसमान में छाने लगेगा। फिर अचानक हवा यहीं पर रुक जाएगी, थम जाएगी और दिल्ली एक गैस चेंबर में तब्दील हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली ही जिम्मेदार है या फिर कोई और भी कारण है? अगर और भी कारण है तो फिर पराली पर इतना हाय तौबा क्यों मचती है? आज मास्टर स्ट्रोक में इसी सवाल का जवाब हम खोजेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए ये पूरा मामला है क्या। इन तस्वीरों को देखकर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर व्यक्ति की रूह कांप जाती है। कोरोना काल में दिल्ली एनसीआर एक बार फिर से गैस चैम्बर बनने वाला है। यह सफेद जहरीला धुआं एक बार फिर से दम घोंटने के लिए आ रहा है। इस प्रदूषण का आना तय है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जानी शुरू हो चुकी है। सरकार कार्रवाई भी कर रही है, पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना भी लगा रही है, लेकिन फिर भी पराली लगातार जल रही है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए सिर्फ पराली जिम्मेदार है? अगर पराली नहीं जलेगी तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नहीं होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के पराली के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कारण हैं। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का 2018 का आंकड़ा मौजूद है, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट, यानी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, जिनकी हिस्सेदारी 41% की है। दिल्ली में उद्योग धंधों से 18.6%, बिजली संयंत्रों से 4.9%, घरों से 3%, धूल से 21.5% और अन्य कारणों से 11% प्रदूषण होता है। यह दिल्ली के प्रदूषण का साल भर का आंकड़ा है और इसमें कहीं भी पराली नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक पक्ष है। दूसरा पहलू यह है कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे ज्यादा समस्या अक्टूबर के अंत में और नवंबर के शुरुआत में करीब 15 दिनों के लिए होती है, और इन 15 दिनों में जो प्रदूषण होता है उसमें पराली का भी एक बड़ा हिस्सा होता है। तो विंटर जो होता है वो 4 महीने का होता है हमारा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमारी स्थिति ऐसी रहती है। तो क्या पराली सब समय जलती है? नहीं। दूसरा कारण, दीपावली एक दिन के लिए होती है, परंतु इतना ज्यादा प्रदूषण कर देती है, उसका असर लगातार एक हफ्ते बना रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पराली जलाना बंद कर दें तो दिल्ली की एयर क्वालिटी सही हो जाएगी। दिल्ली की एयर क्वालिटी पूरे वर्ष खराब रहती है और इसकी कई वजह हैं, जैसे कूड़ा जलाना, कंस्ट्रक्शन डस्ट इत्यादि। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर जो मेहनत करनी है वो तो हमको करनी ही पड़ेगी। ये भी सच है कि इन 15 दिनों के लिए पराली एक बड़ी समस्या होती है। हर साल पराली जलाने के खिलाफ आवाज भी उठती है। शायद इसीलिए पंजाब के किसानों ने जल्दी ही पराली जलाने की शुरुआत कर दी है। इस साल हमें एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2018 और 2019 के कंपैरिजन से फार्मर्स, किसान जो है पंजाब हरियाणा के, इस साल पहले हार्वेस्टिंग कर लिए हैं और वो पराली जलाना बहुत ज्यादा चालू कर दिए हैं। मतलब पिछले सालों की तुलना में इस बार पराली पहले से जलाई जाने लगी है। पहले से जलाई जाने लगी है।
उधर पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इधर दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ रहा है और इस प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी में भी इजाफा हो रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 10 अक्टूबर को दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी सिर्फ 3% थी। 14 अक्टूबर तक ये आंकड़ा 2 से 4% के बीच रहा, लेकिन 16 अक्टूबर को अचानक से 18% हो गया। 17 अक्टूबर को भी यह हिस्सेदारी 18% रही और 18 अक्टूबर को दिल्ली के प्रदूषण में 16% हिस्सा पराली जलाने का था। अचानक हवा तेज हुई तो पराली की यह हिस्सेदारी भी घट गई। 19 अक्टूबर को 10% और 20 अक्टूबर को 9% रह गई। यानी जैसे जैसे अक्टूबर का अंत और नवंबर की शुरुआत नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में पराली जलाने से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। पिछले साल तो दिल्ली के प्रदूषण में पराली की यह हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई थी। 15-20 दिन वो जो होता है अक्टूबर का एंड और नवंबर की बिगिनिंग होता है, और अगर दीपावली उस समय आ गई तो आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि दीपावली में इतने फटाके जलाए जाते हैं बैन के बावजूद भी कि दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। आप देखेंगे कि दिल्ली सिर्फ क्रिटिकल नहीं होता या सीवियर नहीं होता, आगरा, वाराणसी, गया, कानपुर, लगभग पूरा उत्तर भारत आपका क्रिटिकल हो जाता है। जानकारों का मानना है कि पंजाब में पराली जलाने की ये घटनाएं आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। पिछले साल एक एक दिन में 3-3 हजार तक पराली जलाने की घटनाएं होती थी। यही वो दिन होते हैं जब हवा की रफ्तार कम होती है और यह हवा दिल्ली की तरफ बहती है। नतीजा ये होता है कि पराली का ये जहरीला धुआं दिल्ली एनसीआर के आसमान में आ जाता है। हवा चलती नहीं तो ये वहीं जम जाता है। फिलहाल जो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत के लोगों के लिए डराने वाले हैं और चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल पराली जल्दी जलाई जा रही है और ज्यादा जलाई जा रही है। और जैसे ही मौसम में नमी बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, ये पराली का धुआं हमारे और आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तो हवा चल रही है लिहाजा पता नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही हवा थमेगी ये दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत गैस चैम्बर में तब्दील हो सकता है। कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देश को दफन करने वाली हवाओं का सच क्या है और खासकर दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील करने वाला सच क्या है, आपको समझाने की कोशिश करूंगी मैं। पराली से दिल्ली में प्रदूषण कैसे फैलता है सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, अब ग्राफिक्स फ्लोर पर आपको दिखेंगे। पंजाब हरियाणा में किसानों ने पराली जलानी शुरू कर दी। अभी अंकित को आप सुन रहे थे, अंकित ने ये कहा कि पराली इस बार थोड़ी जल्दी जलाई जा रही है। पराली जलाने की घटनाओं में इजाफा भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी हो रहा है और थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अक्टूबर के एंड में यानी अक्टूबर के अंत और नवंबर के शुरुआत में ज्यादा प्रदूषण हो सकता है। नवंबर की शुरुआत के 15 दिनों में पराली जो है वो ज्यादा जलाई जाती है किसानों की तरफ से। इसी दौरान हवा से पराली का जो धुआं है वो दिल्ली एनसीआर में आने लगता है, क्योंकि इस वक्त हवा चल रही है। उसके बाद देखिए क्या होता है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है, धीमी पड़ जाती है और ये धुआं जो है वहां जहां से आ रहा था या जहां पर है उस वक्त वहीं पर रुक जाता है, आसमान में ही। पराली के धुएं और बाकी प्रदूषण से फिर गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है देश की राजधानी दिल्ली। पिछले साल की अगर बात करूं, पिछले साल प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 40% तक बढ़ गई थी, लेकिन साथ में 41% गाड़ियों का धुआं भी एक बड़ा कारण था। हमारे साथ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 2 खास मेहमान हैं इन सबको समझने के लिए। देखिए, आसान शब्दों में मैं कहूं तो पराली वर्सेस बाकी इस बार है। हमारे साथ 2 जो खास एक्सपर्ट्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो आई फॉरेस्ट के सीईओ है चंद्रभूषण साहब और दूसरे किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह साहब। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये दिल्ली गैस के चेंबर में तब्दील होगी ना, केंद्र में प्रदूषण नहीं, केंद्र में किसान आ जाएंगे और जलाने वाली पराली आ जाएगी। आपको लगता है सिर्फ यही जिम्मेदार है या ज्यादातर पराली जिम्मेदार है? देखिए रूबिका जी, इसके पीछे कारण मूल ये है कि 2009 में पंजाब और हरियाणा सरकार ने एक सबसॉइल वाटर कंजर्वेशन एक्ट पास किया था, जिसकी वजह से जो मई एंड में धान की रुपाई होती थी उसको जून 15-20 के बाद शिफ्ट कर दिया। तो जो कटाई हमारी फर्स्ट वीक अक्टूबर तक शुरू हो जाती थी और अक्टूबर के अंदर अंदर हम खत्म कर लेते थे,
वो चीज 15 अक्टूबर के बाद से जो है 15 नवंबर को हो गई। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से पहले ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन करने के लिए और उसको जो मानसून आता है उसके पास पहुंचाने के लिए आपने आर्टिफिशियल तरीके से फसल चक्र को डिस्टर्ब किया, पहला। दूसरा, जब एक साथ बुआई होगी तो सारी फसल एक साथ कटाई के लिए तैयार होगी, उसकी वजह से अगली फसल जो गेहूं की बोनी है उसके लिए पहले हमें 1 महीने का प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता था और मजदूरों की उपलब्धता रहती थी, तो 1 महीने में सारा चीज जो है काट करके ठीक तरीके से कर लिया जाता था। वो जो तैयारी में जल्दीबाजी में जलाने में मजबूरी हो रही है। तीसरा, जो अब आपको खेत तैयार करना है और जो है आपकी दूसरी फसल और उसके बीच में गैप इतना कम होता चला जा रहा है, तो इसलिए जो है एक मजबूरी किसान की बन जाती है कि उसको जलाने की नौबत आ रही है। तो और इसमें जो है अनेक तरह के नुकसान भी हमें हो रहे हैं। पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, जमीन की उर्वरता का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कुछ पोषक तत्व भी जो है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह है वो उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा खाद भी हम इस्तेमाल करते हैं। खाद पे हम लोग सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी का खर्चा होता है। तो हमने इनसे बार बार निवेदन किया है कि जो है आप ये वेस्टर्न यूपी में जैसे कोई ऐसा एक्ट लागू नहीं है, तो मई एंड से बुआई होनी शुरू हो जाती है रोपाई धान की, और उसके बाद तरीके से उसको हाथ से काट लेते हैं, हाथ से झाड़ते हैं और उसकी कुट्टी काट के या तो पशुओं को खिला देते हैं या उसको नीचे सर्दियों में बेडिंग के रूप में पशुओं के नीचे डाल देते हैं, जिसको आराम से जो है जैविक तरीके से उसका परिवर्तन गोबर और दूध में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। पराली हर बार की समस्या है, मुझे नहीं लगता इतनी सरल भाषा में कायदे से किसी ने अपनी परेशानियों को इतना बेहतरीन तरीके से रखा होगा। अब आप हमारे साथ बने रहिएगा पुष्पेंद्र जी, जरा चंद्रभूषण जी का रुख कर लेते। चंद्रभूषण जी, ये तो फिर शहर और किसान की लड़ाई नहीं हुई ना। किसान तो कह रहा है कि भाई हम तो हमेशा से लंबे अरसे से तैयारी कर, अब ऐसा तो है नहीं कि पिछले 10-15 सालों से ही खेती वेती हो रही है और पराली जलाई जा रही है। ये अचानक गैस चेम्बर में जो तब्दील हो रही है, ये तो प्रशासनिक नकारेपन की पूरी कहानी खुलकर सामने आ रही है। देखिए, ये पराली जलाने की जो प्रक्रिया है ये पिछले 15 साल से शुरू है। हाँ, ये पिछले 15 साल से हो रही है। इसका 2 कारण है। एक जो पुष्पेंद्र जी ने बताया कि ग्राउंड वाटर लॉ जो 15 जून का जो है कि 15 जून के बाद ही आप पैडी लगाएंगे, और दूसरा कारण है पुष्पेंद्र जी, वो है कंबाइन हार्वेस्टर। आज के दिन में आप अगर पंजाब हरियाणा में जाएंगे, बासमती की कटाई हाथ से होती है, कोई बासमती का जो है वो जलाता नहीं है। नॉन बासमती राइस जलती है क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर यूज हो रहा है, और कंबाइन हार्वेस्टर के कारण आप 30 सेंटीमीटर तक का आप पराली छोड़ देते हैं। और फिर जैसे कि पुष्पेंद्र जी ने बताया, अब हमारे पास समय 1 महीने का है पैडी काटना और वीट को लगाना, जो कि बहुत कम समय होता है। और दूसरा चीज जो पुष्पेंद्र जी ने बोला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब लेबर अवेलेबल नहीं है। पहले जमाने में लेबर अवेलेबल था तो हाथ से कटाई होती थी, अब लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर महंगा है, और इसके कारण किसानों को जलाना ज्यादा आसान लगता है। तो एक बहुत सारे मसले हैं इसके अंदर, से ग्राउंड वाटर नहीं है, तो हमें बहुत सारे मसलों को ध्यान रख के पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अभी जो सरकार ने पॉलिसी बनाई है पराली की, जो कि आप सब्सिडी मिलता है हैप्पी सीडर और सुपर सीडर और मल्चर में, वो काम नहीं करता। वो बहुत क्लियर है, हम लोगों ने फील्ड पे जाके देखा, हमने किसानों से बात की है। और दूसरी, आप इस चीज को क्राइम नहीं बना सकते हैं। किसानों में बहुत आक्रोश है कि आपने पराली जलाने को एक तरह से क्राइम बना दिया है, आपने हमको क्रिमिनल आप हमें कह रहे हैं। हमारे साथ काम कीजिए, किसान काम करने के लिए तैयार हैं, और मेरे अंदाज से हमें किसानों के साथ काम करना जरूरी है। ओके, चंद्रभूषण जी और पुष्पेंद्र जी, और मुझे लगता है मेरे ज्यादातर दर्शक, मैं खुद आपके साथ एक सेम पेज पर, उसी सेम पन्ने पर हूं। आप दोनों ने जिस चीज का जिक्र किया है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्रदूषण और ये पराली का कनेक्शन जो है, इसको लेकर हंगामा अभी इन पिछले कुछ सालों में ही क्यों मच रहा है। इससे पहले भी तो प्रदूषण होता था, इससे पहले भी तो कटाई होती थी, इससे पहले भी तो खेती होती थी, लेकिन तब तो पराली को कोई जिम्मेदार नहीं ठहराता था। आपके सवाल का जवाब मेरे दोनों मेहमानों ने दिया, लेकिन पंजाब सरकार के 11 साल पुराने कानून को भी आपको बहुत बारीकी से अभी समझना चाहिए। अगली रिपोर्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, देखिए। यही है वो पराली जिसे दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए हर साल जिम्मेदार ठहराया जाता है। पराली यानी
धान की फसल काटने के बाद बाकी बचा हिस्सा, ये अवशेष किसान के लिए बेकार होते हैं। उन्हें अगली फसल बोने के लिए खेत खाली करना होता है तो वो सूखी पराली में आग लगा देते हैं। लेकिन ये सब तो सदियों से होता आया है, तो फिर पिछले कुछ सालों से ही पराली के प्रदूषण को लेकर इतना हल्ला क्यों मचा है? इसका जवाब छिपा है पंजाब सरकार के 11 साल पुराने एक कानून। 2009 में पंजाब सरकार ने पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 लागू किया, जिसमें यह फैसला किया गया कि किसान 10 जून से पहले धान की बुआई नहीं करेंगे। ऐसा ही कानून हरियाणा ने भी पास किया। वजह बताई गई इन राज्यों में गिरता हुआ भूजल का स्तर। धान की फसल के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। सरकार की कोशिश थी कि अगर धान की बुआई देर से होगी तो बारिश के पानी से ही सिंचाई हो जाएगी। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि धान की फसल कितने दिनों में तैयार होती है। धान की फसल का चक्र करीब 4 महीने यानी 120 दिन का होता है। जब मध्य जून में फसल बोई जाएगी तो फसल नवंबर की शुरुआत में तैयार होगी। किसान जल्दी से फसल काटता है और गेहूं की फसल बोने के लिए खेत तैयार करता है, क्योंकि सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर उसे गेहूं की बुआई करनी होती है। इसलिए किसान धान की पराली को जला देता है। इस वक्त तक मौसम ठंडा हो जाता है, हवा की दिशा बदल जाती है। किसान जो पराली जलाता है उसका धुआं तुरंत दिल्ली एनसीआर की तरफ आता है और यहीं अटक कर रह जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण ज्यादा होता है। ये सब अगर 15 दिन पहले होता तो पराली का ये धुआं हवा तेज होने की वजह से जमा नहीं होता। पराली का धुआं इसलिए नुकसान करता है क्योंकि इससे बहुत जहरीली और खतरनाक गैस निकलती है। 1 टन पराली जलाने से 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड, 3 किलो पार्टिकुलेट मैटर, 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 199 किलो राख निकलती है। किसानों को यह भी समझना चाहिए कि पराली जलाने से उनकी जमीन के पोषक तत्व भी नष्ट होते हैं। 1 टन पराली जलाने से 7 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो 700 ग्राम फास्फोरस, 14 से 25 किलो पोटेशियम और 1 से 1.5 किलो सल्फर नष्ट होता है। तो फिर सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? किसानों को तुरंत गेहूं की फसल भी बोनी होती है, तो फिर वो पराली न जलाएं तो क्या करें? इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI ने एक तकनीक विकसित की है। ये दिल्ली के वो खेत हैं जिनमें धान की कटाई के बाद पराली छोड़ी गई है। इन खेतों में बायो डीकंपोजर तकनीक से बने घोल का छिड़काव हो रहा है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये छिड़काव कर रहे हैं। इस घोल से पराली की खेत में ही खाद बन जाएगी। अब ये घोल यहाँ पे छिड़का जाएगा और इसका सारा इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। किसान को इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देने की ज़रूरत है। अगले कुछ दिन के अंदर ये सारे 700-750 हेक्टेयर में छिड़काव हो जाएगा और उसके बाद 20-25 दिन के अंदर ये पूरी ज़मीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली, और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में ज़मीन इनकी तैयार हो जाएगी। धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच में 10 से 15 दिन का समय होता है और 15 दिन में पराली काफी गल जाएगी और अगली फसल के लिए जमीन भी तैयार हो जाएगी। पराली पे स्प्रे करके रोटावेटर चला के और उसके बाद जो ये गेहूं के लिए पानी देते हैं वो सब देके छोड़ देंगे। 15 दिन के बाद अगर ये बुआई करेंगे तब तक जो आपका ये जो पराली है इतनी गल जाएगी कि बुआई इनकी आराम से हो जाएगी। और जब गेहूं की उपज के बाद आप खेत की मिट्टी का नमूना देखेंगे तो जो अभी हम आज ले रहे हैं 25 दिन के बाद लेंगे और फिर जिस दिन इनकी गेहूं की उपज कट जाएगी तब लेंगे। तो तीनों मिट्टी के सैंपल का जो रिजल्ट है ये देखेंगे तो तब इनको पता लगेगा कि उसमें कितनी मात्रा में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यहाँ तक कि जीवाणुओं का भी जो है मुनाफा होगा। यानी तकनीक तो विकसित है, इसके अलावा सरकारें भी किसानों को पराली के कई इस्तेमाल बता रहे हैं, लेकिन सवाल इन तकनीकों और विकल्पों पर अमल का है। तो पराली तो विलन है ही, लेकिन उससे बड़ा विलन जो है वो नीतियां है और वो समय का चक्र है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। पुष्पेंद्र जी और चंद्रभूषण जी दोनों हमारे साथ बने हुए। फिर बता दूं, पुष्पेंद्र जी किसान नेता है और चंद्रभूषण जी आई फॉरेस्ट के CEO है। अब सर, सच्ची बात तो ये है कि जब आप सरकार की नीतियों को गाली देते हैं तो फिर आप अपने दायित्व को जो है इतिश्री उसकी कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी भी है एज ए सिटीजन। चंद्रभूषण जी, किसान और सरकार आपस में किसी तरह का कोई फॉर्मूला निकालेगी जैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी निकाला, उसके लिए वक्त है। हम क्या कर सकते हैं? मुझे याद है जब कोरोना में हम सब घर में थे तो 2-2 इंद्रधनुष देखने को मिल गए थे, चिड़िया चहकने लग गई थी, खूबसूरत बादल और आसमान और तारे हमें दिखाई देने लगे थे, वो कुछ दिनों के लॉकडाउन में। तो हमारा भी तो कोई दायित्व है ना चंद्रभूषण जी?
आस एकदम सिर्फ हमारा किसान नहीं सर। एकदम हमारा दायित्व है, किसानों का भी दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि ये जो डिकम्पोजर जो दिल्ली में डाला गया है, ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। पंजाब और हरियाणा में आप जाएंगे तो किसान डिकम्पोजर बनाते हैं। हाँ, किसान जिसके बारे में काफी है, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये ट्रायल पहली बार हो रहा है, बहुत सारी तकनीक ट्राई कर चुके हैं। पंजाब में सबसे मेजर प्रॉब्लम है, अगर आप ग्राउंड वाटर को भी सॉल्व करना चाहते हो और पोल्यूशन को भी सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पैडी कम करना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा पैडी के लिए नहीं है। 1980 के पहले पंजाब और हरियाणा में धान की खेती नहीं होती थी। हाँ, ये हमारा जो हमने एमएसपी की तरफ से प्रमोट किया पैडी को, और उसके कारण पंजाब और हरियाणा में व्हाइट रेवोल्यूशन का आप जिक्र कर रहे हैं, है ना? मैं ये कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ चंद्रभूषण जी, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि पैडी के लिए वो जमीनें नहीं है हरियाणा और पंजाब की, तो फिर पैडी कम वहां पर पैदा होगा, तो देश में पैडी कम यानी चावल की जो रेट है वो बढ़ जाएगा। मैं बहुत एक आम आदमी के लिहाज से सोच रही हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे बता दीजिए। हाँ, आप गलत हैं, क्योंकि पैडी कर रहे ईस्टर्न इंडिया है पैडी के लिए। हाँ, आप अगर देखेंगे पंजाब हरियाणा में कपास है, बाजरा है, चना है। आज के दिन में पंजाब हरियाणा मोनोकल्चर हो रहा है व्हीट राइस को लेके। लेकिन पंजाब और हरियाणा की डाइवर्सिटी बहुत है। हाँ, अपने थॉट को एक सेकंड अपने साथ रखिएगा, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगी। पुष्पेंद्र जी, क्या कहते हैं आप? पंजाब और हरियाणा को पैडी उगाना बंद कर देना चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखिए, इसका सबसे सरल हल है, इसको लेबर के लिए हमने बार बार निवेदन किया है कि 300 रुपए प्रति कुंटल की हम एमएसपी के ऊपर अलग से हाथ से कटाई के लिए दे दें। आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड जो मेजर कंट्रीज हैं जहां पर जो है पैडी उगती है, वहां डॉलर से मैंने कन्वर्ट किया है, 2500 से लेकर 5,500 रुपए की एमएसपी दी जा रही है। हमारे यहाँ 1868 की दी जा रही है। तो एक तरफ हम पैसा भी किसान को नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ हम किसान से कह रहे हैं कि आपकी अगली फसल की विंडो भी हमने आपको आर्टिफिशियल तरीके से कानून बना के छोटी कर दी है, तो 4 महीने की जगह आप 3 महीने की वैरायटी हमें दे दीजिए, हम 3 महीने में पैडी उगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हाथ से काट करके जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि छिड़काव कर दो 15 दिन में गलेगा। अरे भाई, पशु का जो पेट है वो सबसे बढ़िया कन्वर्टर है, रात में उसको गोबर, दूध और पशु पावर में कन्वर्ट कर देता है। और जो पशु नहीं खाते हैं उसको नीचे बिछा देते हैं, सर्दी में आराम से पशु उसका इस्तेमाल कर वो सोता है, और सुबह गोबर में और मूत्र में मिक्स होकर के उसको खाद के रूप में बाद में प्रयोग कर लिया जाता है। हाथ से काटो, हाथ से झाड़ो, उसके लिए आप 300-400 रुपए मनरेगा मजदूरों को दे दीजिए। मजदूरी हमारे कोई कम नहीं है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक को पुष्पेंद्र जी और चंद्रभूषण जी, सरकार के तमाम बड़े नुमाइंदे, इनफैक्ट कहीं ऐसे नेता हैं जो इसे देख रहे होंगे और इस बात को समझ भी रहे होंगे। अब मुझे ये बताइए कि किसान और सरकार के बीच के बैरियर में पिस तो दिल्ली एनसीआर की जनता रही है, मतलब पराली जलेगी ही जलेगी। इस बार दोबारा गैस चेंबर दिल्ली बनेगी ही बनेगी, तो फिर क्या किया जाए? मैं दोनों से संक्षेप में जवाब चाहती हूँ, पुष्पेंद्र जी आपसे भी और चंद्रभूषण जी आपसे भी। जी, मेरा ये कहना है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप मेडिकल खर्चे के रूप में पैसा दे रहे हो। हाँ, एक मिनट चंद्रभूषण जी, आप मेडिकल बिल के रूप में खर्चा दे रहे हैं, आप पॉल्यूशन के रूप में खर्चा दे रहे हैं, आप खाद ज्यादा इस्तेमाल करता है क्योंकि कंपोनेंट्स उड़ जाते हैं, उसके रूप में खर्चा दे रहे हैं। जब तमाम खर्चा कर ही रहे हैं तो 300 रुपए प्रति कुंटल जो है किसान को अलग दे दें, मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी, हाथ से कटाई हो जाएगी और कोई पोल्यूशन नहीं होगा। इसमें क्या तकलीफ है? इसको बार बार हमने निवेदन किया है, और सारा ही अगर पंजाब और हरियाणा का मिलाएं तो 5-6 हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष का खर्चा इसमें आएगा। तो क्या आपत्ति है? उससे ज्यादा 50-60 हजार करोड़ का खर्चा आप लोग कर रहे हैं। प्रदूषण की वजह से देश बदनाम होता है, टूरिस्ट नहीं आते हैं, टूरिस्ट सीजन चलता है इस टाइम पर। तो इन सब चीजों का एक ही इलाज है, हाथ से कटाई हो कंपलसरी, 300 रुपए दे दिए जाए, उसके बाद अगर कोई किसान काटे तो उसके ऊपर कार्रवाई करें। ऑलराइट, चंद्रभूषण जी, हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है। शॉर्ट टर्म में पुष्पेंद्र जी ने जो बोला है कि किसान को या तो आप एमएसपी पे बढ़ा दीजिए या पर एकड़ पराली उनको फ्रीडम होना चाहिए, चाहे वो सुपर सीडर यूज करें या हाथ से कटाई करें या हैप्पी सीडर यूज करें, मल्चर यूज करें, बहुत टेक्नोलॉजी है,
वो जो करना चाहते हैं वो करें। आप उनको प्रति एकड़ भी पैसा दे सकते हैं पराली के मैनेजमेंट के लिए, या आप एमएसपी पे भी बढ़ा सकते हैं। मेरे अंदाज से एमएसपी पे ज्यादा फायदा नहीं होगा। आप प्रति एकड़ अगर आप दे रहे हैं किसान को, और आप तब आप किसान को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, ये बैंडेड सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ग्राउंड वाटर का भी क्राइसिस है पंजाब हरियाणा में। हमें ये 15 जून वाले लॉ को इस तरह से नकारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 साल के बाद पानी नहीं होगा, वहां पे पानी खत्म हो जाएगी। तो हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में पंजाब और हरियाणा का जो एग्रीकल्चर सिस्टम अभी मोनोक्रॉपिंग पे चल रहा है, उसको अगर हम चेंज ना करेंगे तो अभी पोल्यूशन से तो बच जाएंगे, कुछ दिन बाद पंजाब और हरियाणा के फार्मर पानी से उनको बहुत ही परेशानी होने वाली। पुष्पेन जी और चंद्रभूषण जी, आप दोनों जो बातें कह रहे हैं, पुष्पेन जी की बातें किसान जो है वो मान रहे होंगे, चंद्रभूषण जी आपकी बातों को एनवायरमेंटलिस्ट और तमाम दिल्ली एनसीआर के लोग मान रहे होंगे, और दोनों इस वक्त जो है एक दूसरे पर इस तरीके से उंगली किए हुए हैं। लेकिन बाकी की जो उंगलियां हैं जो हमारी तरफ पॉइंट हो रही है वो दिख नहीं रही है। पुष्पेन जी को अपनी 3 उंगलियां नहीं दिख रही है, और चंद्रभूषण जी आपको अपनी 3 उंगलियां नहीं दिख रही। जिस दिन ये दिख गई, पुष्पेन जी हम लोग बहुत, हमारे में बड़ा कंसेंसस है, ये चीज जान लीजिए। इनफैक्ट हम लोग बड़े कंसेंसस की बात कर रहे हैं। वो तो है, लेकिन ये बैरियर कब टूटेगा सर? तब जब हम इन सारी उंगलियों को खोल के एक बढ़िया सा साथ देने वाला पंजा एक दूसरे में मिला देंगे। मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी। उसमें ये होगा कि दिल्ली भी खुश, एनसीआर भी खुश, किसान भी खुश, और पर्यावरणविद जो है वो भी खुश, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। मैं तो आशावादी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, पुष्पेन जी आपका भी और चंद्रभूषण जी आपका भी।